नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट एग्जाम स्टडी में। और आज हम बात करेंगे हमारे क्विक फैक्ट सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहला टॉपिक है द इंडिया जोग्राफिकल फीचर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। इंडिया के जो जोग्राफिकल फीचर हैं वो हिस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज जनरली सेड दैट हिस्ट्री हैज टू आई, वन इज क्रोनोलॉजी एंड अदर इज ज्योग्राफी। ज्यादातर ये कहा जाता है कि हिस्ट्री की दो आंखें हैं, एक तो क्रोनोलॉजी जिस हिसाब से हिस्ट्री मूव करती है डेट वाइज, टाइम वाइज, ईयर वाइज, और दूसरी है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी किसी भी एरिया की हिस्ट्री को बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ज्योग्राफी। इंडियन हिस्ट्री जो है वो भी इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई है। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज वेल डिफाइंड जोग्राफिकल यूनिट, क्योंकि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिकल यूनिट कवर करता है। तो चलिए हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है द हिमालय माउंटेन, सेकंड पार्ट है इंडो गैंगटिक प्लेन, और थर्ड पार्ट है द सदर्न पेनिनसुला। और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे द इंडिया अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम ये देखेंगे कि कैसे हिमालय माउंटेन, इंडो गैंगटिक प्लेन और सदर्न पेनिनसुला जोग्राफिकल फीचर्स जो ये तीनों हैं कैसे हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट जोग्राफिकल फीचर आता है वो है हिमालय माउंटेन। तो सबसे पहले इसके कुछ जोग्राफिकल फीचर्स जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, द हिमालय माउंटेन आर सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेमिर in the extreme northwest of India, the mighty Himalaya range extend toward the northeast. जो हिमालय माउंटेन है वो इंडिया के नॉर्थ में सिचुएटेड है, जो पेमेर पॉइंट से जो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में, और इंडिया को कवर करता हुआ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पॉइंट तक जाता है। ये पूरा हिमालय माउंटेन इतना एक्सटेंड करता है, और जो इसकी लेंथ बनती है वो 2560 किलोमीटर की बनती है। एवरेज ब्रेड जो हिमालय माउंटेन की है वो 240 टू 320 किलोमीटर की है। और हाईएस्ट पीक हिमालय माउंटेन की है माउंट एवरेस्ट, जो 8869 मीटर की है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट एक्ट एज अ नेचुरल वॉल प्रोटेक्ट द कंट्री अगेंस्ट द कोल्ड आर्टिक विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द साइबेरिया थ्रू आउट सेंट्रल एशिया। ये एक नेचुरल बैरियर का भी काम करता है। जो कोल्ड आर्टिक विंड जो साइबेरिया से मूव करती है और सेंट्रल एशिया के थ्रू होती हुई जाती है, उससे ये इंडिया को प्रोटेक्ट करता है। ये तो हुई बात इसके जोग्राफिकल फीचर्स की, कुछ जोग्राफिकल फीचर्स की। अब बात करते हैं कि हिमालय माउंटेन रीजन ने कैसे इंडियन हिस्ट्री को इम्पैक्ट किया। इसका सबसे पहला पॉइंट है, इट वॉज कंसिडर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट द हिमालय स्टूड एज अ नेचुरल बैरियर टू प्रोटेक्ट इंडिया अगेंस्ट इन्वेजन, बट these passes in the northwest mountain such as the Khyber, Bolan, Kuram and Gomal provide easy route between India and Central Asia। हम ये जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से हिमालय ने एक नेचुरल बैरियर का काम करा है इंडिया को फॉरेन इन्वेजन से बचाने के लिए, लेकिन जो हिमालय माउंटेन का नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे काफ़ी सारे पासेस भी हैं, जैसे कि खैबर, बोलन, कुराम, गोमल, और इन सब ने काफ़ी आसान रूट इंडिया में सेंट्रल एशिया के थ्रू इंडिया में घुसने के लिए काफ़ी आसान रूट प्रोवाइड किया है। All these passes are situated in Hindu Kush, सुलेमान एंड कृतिहार रेंजेस। ज़्यादातर ये पासेस हिंदू कुश, सुलेमान और कृतिहार रेंजेस में आते हैं, जो कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ को ये हिंदू कुश माउंटेन और सुलेमान और कृतिहार रेंजेस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम देयर वॉज अ कंटिन्यू फ्लो ऑफ ट्रैफिक थ्रू आउट दीज पासेस। द इंडो आर्यंस, द इंडो ग्रीक, पार्थियंस, शाखास, कुशान्स, हुनास, तुर्क एंटर इंडिया थ्रू आउट दीज पासेस। प्री हिस्टोरिक टाइम से जो इस रूट के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, कंटिन्यू ट्रैफिक आया है, जैसे कि इंडो आर्यंस भी इसी रूट से आए हैं, इंडो ग्रीक भी, पार्थियंस भी, शाखास, कुशान्स, हुन्स, तुर्क, ये सब इन्हीं पासेस के थ्रू इंडिया में आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्वेट वैली ऑफ दिस रीजन फॉर्म्ड अनदर इंपॉर्टेंट रूट। द अलेक्जेंडर ऑफ मैकडॉन कम टू इंडिया थ्रू आउट दिस रूट। जो स्वेट वैली है इस रीजन में, एक स्वेट वैली आती है,
वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रूट है इंडिया में एंटर होने का, जिस रूट से अलेक्जेंडर ऑफ मैकडॉन इंडिया आए थे, वो स्वेट वैली का ही रूट था। नेक्स्ट पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम इन्वेडिंग आर्मीज, मिशनरीज एंड मर्चेंट्स केम टू इंडिया यूजिंग दीज रूट्स। इन्वेडिंग आर्मी और फॉरेन इन्वेजन के अलावा भी मिशनरीज और काफ़ी ज़्यादा मर्चेंट्स ट्रेडिंग करने के लिए भी इंडिया आए, उन्होंने भी इसी रूट्स का इस्तेमाल करा। नेक्स्ट पॉइंट है, these passes also facilitate trade as well as cultural contact between India and Central Asia. फॉरेन इन्वेजन के अलावा इन पासिस ने ट्रेड भी बढ़ाया और कल्चरल कांटेक्ट जो सेंट्रल एशिया का इंडिया से, वो भी काफ़ी हद तक बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द नॉर्थ ऑफ कश्मीर इस काराकोरम रेंज। हिमालय माउंटेन में ही कश्मीर पार्ट के ऊपर यानी कि नॉर्थ में काराकोरम रेंज आती है। द काराकोरम हाईवे वाया गिलगिट इस कनेक्ट सेंट्रल एशिया, बट देयर वॉज अ लिटिल कम्युनिकेशन थ्रू आउट दिस रूट। कश्मीर के ऊपर जो काराकोरम रेंज है, गिलगिट के थ्रू होते हुए उसने सेंट्रल एशिया को इंडिया से कनेक्ट भी किया, लेकिन वहाँ पे काफ़ी कम कम्युनिकेशन और काफ़ी कम ट्रैफिक फ्लो हुआ। इतना नहीं हुआ जितना नॉर्थ वेस्ट की तरफ से हुआ, क्योंकि वो एक बहुत ईजी रूट था और ये बहुत ज़्यादा रिजिड रूट है। तो ये था हिमालय का किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को उसने इम्पैक्ट करा। नेक्स्ट जो हमारा जोग्राफिकल फीचर है वो है द इंडो गैंगटिक प्लेन। तो सबसे पहले इसके कुछ जोग्राफिकल फीचर्स जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, द इंडो गैंगटिक प्लेन इज इरिगेटेड बाय थ्री इंपॉर्टेंट रिवर, द गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। इंडो गैंगटिक प्लेन मेनली तीन रिवर से बनता है, एक तो द गंगा है, इंदस है और ब्रह्मपुत्र है। द इंदस रिवर राइज बियॉन्ड द हिमालय एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर झेलम, चिनाब, रवि, सतलुज, बीस। इंदस रिवर्स भी हिमालय से निकलती है और उसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं झेलम, चिनाब, रवि, सतलुज, बीस। एक पॉइंट है इसमें, द थार डेजर्ट एंड अरावली हिल्स आर सिचुएटेड इन बिटवीन द इंदस एंड गैंगटिक प्लेन। जो थार डेजर्ट और अरावली हिल्स है, ये इंदस रिवर और गैंगटिक प्लेन यानी कि जो गंगा रिवर है, गंगा का प्लेन है, इन दोनों के बीच में ये आता है। और माउंट आबू इज द हाईएस्ट पॉइंट, और माउंट आबू इसका हाईएस्ट पॉइंट है विद द हाइट ऑफ 5650 फीट। नेक्स्ट हमारी रिवर गंगा है। द गंगाज रिवर राइज इन द हिमालय, फ्लो साउथ एंड टूवर्ड द ईस्ट। द रिवर यमुना फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द गंगा एंड देन जॉइन इट। तो जो गंगेज रिवर है वो भी हिमालय से निकलती है, पहले वो थोड़ा साउथ की तरफ को मूव करती है, फिर वो ईस्ट की तरफ को मुड़ जाती है। और जो रिवर यमुना है वो उसके साथ साथ पैरेलल पैरेलल फ्लो करती है और एक जगह पे जाके वो यमुना गंगा में जाके मिल जाती है, जो कि संगम पॉइंट है प्रयागराज में, वहां पे ये गंगा में मिल जाती है, वहां तक ये इसके साथ पैरेलल पैरेलल आती है। एक और पॉइंट है, द एरिया बिटवीन दीज टू रिवर इज कॉल्ड दोआब, मीनिंग द लैंड बिटवीन टू रिवर। इन दो नदियों के बीच का जो एरिया बनता है जब ये पैरेलल मूव करती हैं, इन नदियों के बीच का जो एरिया है उसे दोआब बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिच कल्टीवेटेड एरिया होता है, इसकी सॉइल भी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत मेन रीजन है। हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी इस रीजन के लिए हुई हैं। दोआब वर्ड ये आप काफ़ी बार सुनेंगे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में। तो जो दोआब होता है वो दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है उसे दोआब बोलते हैं। नेक्स्ट रिवर है हमारी द ब्रह्मपुत्र, rise beyond the Himalaya, flow across Tibet, and then continue throughout the plain of northeast India, then merge with Ganga and drain into Bay of Bengal. जो नेक्स्ट रिवर है ब्रह्मपुत्र, वो भी हिमालय से निकलती है और तिब्बत से होते हुए ये नॉर्थ ईस्ट की साइड से इंडिया में एंटर करती है और फिर ये आगे जाके गंगा में मिर्ज होके मिलकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। तो ये थे इंडो गैंगटिक प्लेन के कुछ जोग्राफिकल फीचर्स। अब बात करते हैं कि इंडो गैंगटिक प्लेन ने हिस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट करा। तो सबसे पहला पॉइंट है, द इंडो गैंगटिक प्लेन हैज कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ अर्बन सेंटर, particularly on the river banks or at the confluence of river। यानी कि इंडो गैंगटिक प्लेन में काफ़ी ज़्यादा नए शहरों ने नए शहर स्टैब्लिश हुए, उनका जन्म हुआ और जो मेनली नदी के किनारे थे या फिर नदी के जो जहाँ पे दो नदियाँ आके मिलती है कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, उस किनारे उस जगह पर
काफ़ी ज़्यादा सिटी बने। जैसे प्रयागराज जो है वो 2 नदियों के किनारों पर आके बना, इलाहाबाद भी बोलते हैं उसे, प्रयागराज भी, बनारस भी है, ऐसे नए नए शहर। द हरप नेक्स्ट पॉइंट है, द हड़प्पन कल्चर फ्लरिश्ड इंदस वैली। और जैसे कि अर्बन सेंटर्स काफ़ी बने, नए नए शहर बने, तो जो हड़प्पन कल्चर था, हड़प्पन सिटी में जो था एशियन टाइम में, वो भी इंदस वैली में फ्लरिश होने लगा, फैलने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द वैदिक कल्चर प्रोपेस्ड इन द वेस्टर्न गैंगटिक प्लेन। और वैदिक कल्चर वेस्टर्न गैंगटिक प्लेन में राइज होने लगा। याद रखिएगा, हड़प्पन कल्चर इंदस वैली में हुआ, इंदस नदी के किनारे, और वैदिक कल्चर गैंगटिक प्लेन्स में हुआ, वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न गैंगटिक प्लेन में। नेक्स्ट पॉइंट है, बनारस, इलाहाबाद ब्रैकेट में, प्रयागराज, आगरा, दिल्ली एंड पाटलिपुत्र आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ गैंगटिक प्लेन। ये कुछ गैंगटिक प्लेन के इंपॉर्टेंट शहर हैं जो गैंगटिक प्लेन में आते हैं, गंगा के प्लेन में आते हैं, और ये मोस्टली गंगा के किनारे ही हैं। कुछ शहर उसकी ट्रिब्यूटरी के भी किनारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा वाज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द सोन रिवर विद द गंगा। In ancient time, Patliputra had remained the capital for the Mauryans, Shung, Gupta and other kingdom. पाटलिपुत्र जो सिटी है, आज की डेट में हम उसे पटना बोलते हैं, जो बिहार की कैपिटल है। पाटलिपुत्र जो सिटी है वो सोन रिवर और गंगा रिवर के एडजेंट पर है, मतलब जॉइंट पर है। और एशियन टाइम में उस सिटी का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी था, क्योंकि वो मौर्य, शुंग, गुप्तास और काफ़ी दूसरे किंगडम्स की कैपिटल भी रहा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द गैंगटिक प्लेन इज दिल्ली। यानी कि जो गंगा का वेस्टर्न गैंगटिक प्लेन है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है वो दिल्ली है। मोस्ट ऑफ द डिवाइसिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री सच एज कुरुक्षेत्र, तेराइन एंड पानीपत वर फॉट नियर दिल्ली। काफ़ी बड़ी बड़ी बैटल जो हुई हैं वो दिल्ली के एरिया में या दिल्ली के आसपास या दिल्ली में लड़ी गई हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में बैटल हुई, तेराइन में बैटल हुई, पानीपत में बैटल हुई, ये सब दिल्ली के आसपास में गैंगटिक प्लेन में ही लड़ी गई हैं, क्योंकि ये बहुत फ्लैट एरिया था एकदम। लड़ने के लिए फ्लैट एरिया ही चाहिए होता है, प्लेन एरिया। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस प्लेन हैड ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ टेम्पटेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेजन ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी वेल्थ। ये जो एरिया था ये काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव एरिया था फॉरेन इन्वेडर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेन एरिया था, दोआब रीजन था, तो सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉपिंग, फार्मिंग यहाँ बहुत ज़्यादा होती थी, और कल्चर एरिया भी था, वैदिक कल्चर एरिया भी था, तो वेल्थी के हिसाब से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, important power fought for these plains, especially the Ganga Yamuna Doab, because most of the coveted and constructed area। यानी कि जो मेन मेन लड़ाइयाँ लड़ी गई, जैसे कि स्पेशली गंगा यमुना दोआब के ऊपर कंट्रोल के लिए, कि कौन उसको कंट्रोल करेगा, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी गई, क्योंकि जो यमुना और गंगा का दोआब का जो रीजन था काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रीजन था, और रिवर के वजह से होने के लिए ट्रेड ईजी हो जाता है, तो उस पर भी कंट्रोल के लिए इस प्लेन में काफ़ी ज़्यादा बैटल हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, द रिवर इन दिस रीजन सर्व्ड एज अ आर्टरीज और कमर्शियल एंड कम्युनिकेशन कंटिन्यू टिल द डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। रिवर्स ने सिर्फ अर्बन सेंटर के राइज होने में ही मदद नहीं करी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन में भी हेल्प करी। विद रिवर, रिवर के वजह से ट्रांसपोर्टेशन एक सिटी से दूसरे सिटी में भी जाना भी आसान हो गया। तो इस वीडियो में हम अभी 2 ही ये जोग्राफिकल यूनिट कवर करेंगे, और बाकी के जोग्राफिकल यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बचता है हमारा द सदर्न पेनिनसुला और इंडिया द लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।